लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम दो तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें पहली तस्वीर उस समय की है जब विपक्षी दलों की यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी और उस समय मंच पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर बाकी सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे और यह मंच इन नेताओं से कुछ इस तरह से भरा हुआ था, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। बैठक के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के तमाम नेता मंच पर आकर मीडिया को यह बताना चाहते थे कि देखिए, हम सब एक हैं, हमारी ताकत देखिए, हमारा कोऑर्डिनेशन देखिए, हमारा समन्वय देखिए, हमारी एकता देखिए। लेकिन इसके कुछ देर के बाद ही जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई तो इसी मंच पर मुश्किल से थोड़े से मुट्ठी भर नेता ही बचे थे और बाकी के नेता कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले ही जा चुके थे। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं ने आज राहुल गांधी का भाषण सुनने का भी इंतजार नहीं किया। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तब तक नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान समेत कई बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही अपनी अपनी बात कहकर जा चुके थे। अब आप इस तस्वीर को देखिए जो उस समय की है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता मंच पर आकर बोल रहे थे और मंच पर पहली पंक्ति की ज्यादातर कुर्सियां आपको अभी खाली नजर आएंगी। शरद पवार जैसे जो नेता हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन मंच पर कई कुर्सियां खाली भी हैं। इन कुर्सियों पर कौन बैठा था जो खाली हैं? देखिए, इन पर नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बैठे हुए थे। लेकिन इनमें से कोई भी नेता न तो शरद पवार को सुनने के लिए रुका और ना ही इन नेताओं ने राहुल गांधी की भी बात सुनी जब राहुल गांधी ने अपनी बात कहनी शुरू की। और ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मुंबई में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 80 मिनट तक चली और 80 मिनट के बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई तब आखिर में मंच पर कौन बचा था? शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला और लेफ्ट पार्टियों के नेता ही तब तक बचे थे और बाकी सब जा चुके थे। और इनमें भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार आखिर तक शायद इसलिए रुके क्योंकि यह बैठक मुंबई में हो रही थी और उद्धव ठाकरे इस बैठक की मेजबानी कर रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी की वजह से आखिर तक मंच पर रुके रहे क्योंकि वो जानते थे मेरी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, अगर वो मंच पर हैं तो मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं। तो खड़गे साहब भी राहुल गांधी के सम्मान में रुके रहे। ठाकरे साहब इसलिए रुके रहे क्योंकि वो खुद मेजबान थे। ठाकरे साहब के साथ शरद पवार भी इसलिए रुके रहे क्योंकि वो भी एक मेजबान की भूमिका में थे, क्योंकि वो भी मुंबई से ही हैं, महाराष्ट्र से ही हैं और उनके शहर में ये बैठक हो रही है, इस करके ये लोग रुके रहे। और विपक्ष की आज की इस बैठक में एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया, कई फैसले लिए गए असल में, और वो फैसले ये हैं कि सभी 28 विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से अलग अलग 5 कमेटियों के लिए अपने अपने सदस्यों के नामों का आज ऐलान कर दिया है। कमेटियां बनाई गई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें पहली और प्रमुख कमेटी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो चुनावों के लिए इन सभी 28 विपक्षी दलों के बीच तालमेल बनाने का काम करेगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी यही कमेटी तय करेगी। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, आप देख लीजिए। इसमें शरद पवार को रखा गया है, तेजस्वी यादव को रखा गया है और भी बड़े बड़े नेताओं को रखा गया है। इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेंगे केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से लल्लन सिंह, सीपीआई से डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती रहेंगे। और सीपीएम से भी एक नेता को इस कमेटी में जगह दी गई है। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि इन फैसलों के बावजूद इस बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले इस गठबंधन को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना चाहिए और यह काम 15 अक्टूबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। और ये नेता सीट शेयरिंग पर इसलिए
इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि इन पार्टियों ने ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया है जिनके खिलाफ ये विधानसभा के चुनावों में हमेशा आमने सामने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ये दो अपने राज्यों में ऐसे नेता हैं जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब देखिए ये एक ही मंच पर आ गए हैं। और अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ मान लीजिए कभी चुनाव की नौबत आती है विधानसभा में, तो ये दो नेता क्या करेंगे? विधानसभा में ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा के लिए ये लोगों से कहेंगे कि हम दोनों को मिलकर वोट दीजिए। एक जगह उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की तारीफ करेंगे, दूसरी जगह उनकी आलोचना करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर आज की बैठक में ममता बनर्जी सबसे ज्यादा खुलकर बोली, और वो शायद इसलिए कि विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बाद में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के बारे में आप एक चीज समझिए, जब यूपीए का गठबंधन हुआ करता था तो उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और एक तरीके से यूपीए को वही चलाती थी, और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो रुतबा था यूपीए के गठबंधन में, वो अलग ही था। वो रुतबा नेताओं जैसा था कि वो असली नेता वो हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं। उनका जो रुतबा था वो राजा जैसा था। लेकिन अब इन बदलते हालात को लेकर राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं, और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो दो नेता या तीन नेता आप समझ लीजिए, जिनमें सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, इन तीनों ही नेताओं ने अपनी ईगो को इन बैठकों में सामने नहीं आने दिया है, और वो इस बात पर बहुत आसानी से राजी हो गए हैं कि हम इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम ही लीड करेंगे, हमारे लोग ही सबसे आगे रहेंगे। और ये एक कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि गांधी परिवार इस बात को समझता है कि किसी भी तरीके से अभी चाहे वो प्रधानमंत्री बने ना बने, नेता बने ना बने, उन्हें इंडिया गठबंधन में कोई भूमिका मिले या ना मिले, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। एक बार जब वो हट गए तब ये सारे नेता सरवाइव करेंगे, उसके बाद आगे की बाद में देखी जाएगी। अभी की जरूरत यह है कि अपनी ईगो को सामने मत आने दो और गठबंधन को एक करने की हर मुमकिन कोशिश इस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे ज्यादा हमला हुआ, क्योंकि वही सबसे बड़े नेता हैं। दूसरे नंबर पर जिस पर सबसे ज्यादा हमला हुआ है वो है मीडिया, और विपक्ष के लगभग सभी नेताओं ने मीडिया के प्रति अपनी बड़ी नाराजगी आज जताई और कहा कि मीडिया मोदी के साथ है और इस वजह से विपक्षी दलों को टीवी पर दिखाया ही नहीं जाता। लेकिन आज हमारा भी एक सवाल है। अब आप सोचिए, 9 बजे से लेकर 9:21 हो चुके हैं और हम लगातार अभी तक आपको सिर्फ इंडिया गठबंधन की खबर दिखा रहे हैं। कम से कम इसी एक शो में हम कम से कम उनको 21 मिनट का टाइम लगभग दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है, और 543 सदस्यों वाली लोकसभा में उनकी पार्टी का सिर्फ एक सांसद है। राज्यसभा में 10 सांसद हैं, यानी कुल 11 सांसद उनकी पार्टी के पास हैं। लेकिन इसके बावजूद आज उन्हें प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरे देश में देखा जाता है। तो ये किसकी वजह से है? ये उसी मीडिया की वजह से है जिसकी अरविंद केजरीवाल आलोचना कर रहे हैं, जिस पर आज सवाल उठा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का जो रिकॉल वैल्यू है वो आज दिल्ली के बाहर इतने सारे राज्यों में है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हर अखबार के फ्रंट पेज पर छपती है, चाहे वो विज्ञापन के जरिए हो या बिना विज्ञापन के जरिए हो। ये सब कुछ मीडिया की वजह से हो रहा है। नीतीश कुमार ने भी आज मीडिया पर हमला किया, लेकिन सच यह है कि नीतीश कुमार भी बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने आज तक बिहार के बाद बाहर कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उन्हें भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना जाता है। यह भी मीडिया की वजह से है। अब 2 मिनट सरकार को भी दे देते हैं, इसलिए आज केंद्र सरकार ने एक नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जो इस बात की समीक्षा करेगी कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इन चुनावों की रूपरेखा कैसी होगी। और इस कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सरकार के इस फैसले के बाद आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनसे एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर लंबी चर्चा भी की।
इस कमेटी के गठन के बाद अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है, जब सरकार ने कमेटी का गठन ही 1 सितंबर को किया है, तो फिर 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र में इस पर कानून कैसे आ सकता है? क्योंकि अभी तो कमेटी बनी है। कमेटी पहले स्टडी करेगी, होमवर्क करेगी, फिर अपनी राय देगी, अपनी रिपोर्ट देगी, फिर उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। ये सारा काम 18 दिन में हो नहीं सकता। दूसरा, सरकार ने रामनाथ कोविंद को बहुत ही सोच समझकर चुना है, क्योंकि रामनाथ कोविंद अब एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका किसी पार्टी से इस समय कोई संबंध नहीं है और उनकी छवि भी बहुत अच्छी है देश में, और इसलिए वो जो भी रिकमेंडेशन देते हैं, जो भी बात करेंगे, देश के लोगों को उस पर यकीन होगा, उस पर वो विश्वास करेंगे। और रामनाथ कोविंद खुद भी एक दलित नेता हैं और इस समय उन्हें एक, आप कह लीजिए कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह माना जाता है। तो इस कारण सरकार को लगा होगा कि उनसे जो है अच्छा उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता। खुद राष्ट्रपति रह चुके हैं, संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं, कानून कैसे बनाए जाते हैं उसे अच्छी तरह से समझते हैं, चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं और हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है, जो कि खुद इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हों। इसलिए रामनाथ कोविंद को इस भूमिका के लिए चुना गया है। तो यहां 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये कि हो सकता है कि सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट पहले से ही तैयार करके रख लिया हो और यह कमेटी इसलिए बनाई गई हो ताकि नए सुझावों पर विचार करके उन्हें भी इस ड्राफ्ट में शामिल कर लिया जाए और फिर अंतिम बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश कर दें। क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई है, ये इस मुद्दे पर अपने सुझाव ही देगी और सरकार सुझाव तभी लेती है जब उसके पास पहले से उस विषय का पूरा खाका तैयार रहता है। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि सरकार ने संसद का यह विशेष सत्र किसी और बिल को पास कराने के लिए बुलाया हो, जिसमें महिला आरक्षण बिल हो सकता है महिलाओं को ठीक चुनाव से पहले 33% का आरक्षण संसद के चुनाव में भी दे दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की चर्चा चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार जल्द ही यह भी जानकारी देगी कि इस सत्र का एजेंडा क्या होगा और हमें पता चला है कि 9 और 10 सितंबर को G20 के समिट के बाद सरकार की तरफ से इसकी जानकारी देश को दी जा सकती है, क्योंकि कल भारत का आदित्य L1 सूर्य नमस्कार करने वाला है और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जाएगा और यह भारत का पहला सोलर मिशन होगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तरह आदित्य L1 की लॉन्चिंग का भी टीवी पर सीधा प्रसारण होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा। और हम जानते हैं, हमें पता है कि कल आप एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी जरूर देखेंगे, लेकिन आपसे यह अपील है कि जिस तरह आपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण देखकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, वैसे ही आपको भारत के सोलर मिशन के लॉन्च का भी यह लाइव प्रसारण आज तक पर जरूर देखकर नया रिकॉर्ड बनाना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों का आप मनोबल ऊंचा कीजिए, वैज्ञानिकों को भी वही सम्मान दीजिए जो आप दूसरे बड़े बड़े स्टार्स को देते हैं। और कल हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा दिन है। आप समझ लीजिए कि ये कल एक्चुअली उनके फाइनल मैच जैसा है और इस फाइनल मैच में अगर आप सब उनका मनोबल बढ़ाते हैं, आप सब उनके लिए तालियां बजाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को इससे बहुत बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पूरी तरह से भारत में बना है, यानी ये मेड इन इंडिया स्पेसक्राफ्ट है और इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट की कक्षा में पहुंचने में कुल मिलाकर 4 महीने यानी लगभग 120 दिन का समय लगेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो उसी सीधी लाइन पर यह L1 पॉइंट भी है, जहां भारत का आदित्य L1 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन L1 पॉइंट वो है जिसकी पृथ्वी से दूरी सिर्फ 15 लाख किलोमीटर है। यानी दूरी तो असल में सूर्य और पृथ्वी की 15 करोड़ किलोमीटर है, यह जो मिशन है यह 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसरो का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सूर्य की दूरी का केवल एक छोटा सा, सिर्फ 1% भाग ही कवर करेगा और यह चंद्रयान 3 की तरह सूर्य की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह सूर्य से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहते हुए सूर्य को देखेगा, स्टडी करेगा, उसके वातावरण को समझने की कोशिश करेगा। पठान फिल्म के सुपर हिट होने के बाद शाहरुख खान की नई फिल्म जवान अब रिलीज के लिए तैयार है और रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म का एक डायलॉग
बहुत चर्चा में है और ये डायलॉग आम डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग कुछ खास है। इस डायलॉग में शाहरुख खान कहते हैं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब लोग इस डायलॉग के अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस डायलॉग के जरिए शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को 22 दिन जेल में रखने पर अपने मन की बात लोगों से शेयर कर रहे हैं।